आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर में पेपर सेकेंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको स्वतंत्रता से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी चैप्टर के अंतर्गत यूरोपीय ईसाई मिशनरियों के शिक्षा कार्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शिक्षा कार्य के बारे में बताया था। आज हम आपको 1813 का आज्ञापत्र और प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले 1813 का आज्ञापत्र और शिक्षा। भारत में अपने प्रदेशों का शासन करने के लिए कंपनी को सन 1813 में ब्रिटिश संसद से नया आज्ञापत्र जारी हुआ और इस आज्ञापत्र में भारतीय शिक्षा के संबंध में कहा गया भारत के गवर्नर जनरल के लिए यह न्याय संगत होगा कि वह अपनी राज्य सीमा में प्राप्त हुए कर तथा लाभ का जो रुपया राज्य प्रबंधन से बचे उस राशि में से कम 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष अलग कर दे और इस धनराशि का उपयोग साहित्य के पुनरुद्धार तथा उन्नत एवं भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में विज्ञान की शिक्षा के प्रचार और विकास करने में किया जाए। इस आज्ञापत्र ने भारत में शिक्षा की राजनीति का शिलान्यास किया और इस आज्ञापत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नुरुल्लाह व नायक के शब्दों में 1813 के आज्ञापत्र में भारतीय शिक्षा के इतिहास को नई दिशा में मोड़ा। इसके द्वारा शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को कंपनी को ऊपर लेना पड़ा और इस आज्ञापत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इसने साहित्य तथा विज्ञान प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि निश्चित कर दी। लेकिन
इस आज्ञा पत्र का एक बहुत बड़ा दोष यह था कि इसके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस धनराशि को किस प्रकार से खर्च किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम तथा साधन आदि पर प्रश्न खड़ा हुआ और इस प्रश्न को लेकर स्पष्ट रूप से दो वर्ग बन गए। पहला वर्ग प्राच्यवादी और दूसरा वर्ग पाश्चात्यवादी। आपको जो याद रखना है कि ये प्राच्यवादी जो विचारधारा है या प्राच्यवादी जो है वो भारतीय जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनको प्राच्यवादी, और पाश्चात्यवादी यानी पश्चिमी सभ्यता पर आधारित जो विद्यालय खोलने की बात हुई तो वो पाश्चात्यवादी। चूँकि उस समय देश में ब्रिटिश का शासन चल रहा था और ब्रिटिश का शासन चलने के दौरान जो है भारत में ब्रिटिश शासन था और आज्ञा पत्र आता था और उसी आज्ञा पत्र के आधार पर यहाँ का जो गवर्नर होता था वो कार्य को क्रियान्वित करता था। तो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दो वर्ग बने और इसके बाद में प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या था, आइए हम उसको देखते हैं। सन 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 के अनुसार यह स्वीकार कर लिया गया कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय करने की व्यवस्था की गई, परंतु इस आज्ञा पत्र की इस धारा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह 1 लाख रुपए की धनराशि किस प्रकार व्यय की जाए, किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय किया जाए। यह धनराशि क्या प्राच्य शिक्षा के प्रचार प्रसार और विकास पर खर्च किया जाए या पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार और विकास पर। इस प्रश्न को लेकर के कंपनी के कर्मचारियों में विवाद पैदा हो गया और इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के नाम से जाना जाता है। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का जो मुख्य विषय है वो मुख्य विषय इस प्रकार से था। सबसे पहला
शिक्षा विवाद विषय। सबसे पहला कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या जनसाधारण में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, प्रचार और विकास करना होना चाहिए या उच्च वर्ग के थोड़े से लोगों के लिए ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पहला विवाद यही था। दूसरा विवाद का जो विषय था कि भारत में शिक्षा का लक्ष्य प्राच्य ज्ञान विज्ञान तथा साहित्य को पाठ्यक्रम के विषय बनाकर उनका विकास किया जाना चाहिए। और तीसरा कि भारत में शिक्षा का लक्ष्य प्राच्य ज्ञान विज्ञान तथा साहित्य को पाठ्यक्रम के विषय बनाकर उनका विकास किया जाना चाहिए अथवा पाश्चात्य ज्ञान को प्रसारित किया जाए। और एक विवाद का विषय और था भारत में शिक्षा का माध्यम भारत की प्राच्य भाषाएं संस्कृत, अरबी तथा फारसी को होना चाहिए अथवा अंग्रेजी को रखा जाना चाहिए। और शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो उत्तरदायित्व सरकार पर होना चाहिए या इसको व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए। इस विवाद में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं उभरी। पहला एक प्राच्यवादी विचारधारा और दूसरे पाश्चात्यवादी विचारधारा। आइए देखते हैं कि प्राच्यवादी विचारधारा क्या कहती थी। प्राच्यवादियों का कहना था कि प्राच्यवादी मतलब भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के जो लोग अनुयायी थे वो प्राच्यवादी, और पाश्चात्यवादी जो पश्चिमी सभ्यता के संस्कृति और सभ्यता के अनुयायी थे वो पाश्चात्यवादी। तो प्राच्यवादियों का कहना था कि इस धनराशि को प्राच्य शिक्षा प्रणाली के प्रचार और प्रसार में व्यय किया जाए। यानी जो 1 लाख रुपए था उस 1 लाख रुपए को प्राच्य शिक्षा प्रणाली के आधार के ऊपर जो है खर्च किया जाए, ऐसा करना प्राच्यवादियों का था। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक बंगाल के शिक्षा सचिव H.T. प्रिंसप थे।
उनका कहना था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना धन और समय अपव्यय करना है। प्राच्यवादी भारत में प्राचीन ज्ञान का प्रसार चाहते थे। उनका कहना था कि शिक्षा संस्कृत और अरबी फारसी के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। यद्यपि इस विचारधारा के समर्थकों में अंग्रेज और भारतीय हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण भिन्न थे। भारतीय हिंदू व मुसलमान प्राच्य शिक्षा के समर्थक इसलिए थे कि उनका विश्वास था कि पाश्चात्य शिक्षा से उनकी संस्कृति और धर्म नष्ट हो जाएगा, जबकि अंग्रेज इस विचारधारा का समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको यह भय था कि अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त करके भारतवासी उनके समान ही योग्य हो जाएंगे। प्राच्यवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने के विपक्ष में मुख्य रूप से 3 तर्क दिए, 3 बातें कही, जिसमें सबसे पहला तर्क यह था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। दूसरा तर्क था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से वह भारतीय साहित्य नष्ट हो जाएगा, जिसमें युगों युगों का ज्ञान संचित है। और तीसरा है कि जब भारतीयों को अपनी स्वयं की एक प्राचीन और भव्य संस्कृति है, तब उसको अन्य देश की भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करना दोषपूर्ण नीति है। तो ये तो प्राच्यवादी विचारधारा थी, और प्राच्यवादियों का अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने के विपक्ष में मुख्य रूप से जो तर्क था वो ये था। अब आइए देखते हैं पाश्चात्यवादी विचारधारा क्या कहती थी।
प्राच्यवादियों के विरोध में दूसरी विचारधारा पाश्चात्यवादियों की थी और इनका कहना था कि इस धनराशि को पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रचार और प्रसार में व्यय किया जाए। इस विचारधारा के समर्थकों में डेविड हेयर, लॉर्ड बेंटिक, मैकाले, राजा राममोहन राय तथा अनेक ईसाई पादरी जो थे वो प्रमुख थे। पाश्चात्यवादियों का कहना था कि अत्यंत पुरातन होने के कारण प्राच्य शिक्षा प्रणाली समय के अनुकूल नहीं है, अतः भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उसका मत था कि विज्ञान के ज्ञान में यूरोप के छोटे से छोटे देश को भी संसार के प्रगतिशील राष्ट्रों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए भारत के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ अंग्रेजी के माध्यम से यहाँ यूरोप के ज्ञान का प्रसार किया जाए। लेकिन प्राच्यवादियों की तरह इस विचारधारा के समर्थक भी अंग्रेज और भारतीय ये दोनों थे, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता थी। भारतीय समाज सुधारक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का समर्थन इसलिए करते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि केवल पाश्चात्य शिक्षा से ही भारतीय जनता में जागृति उत्पन्न हो सकती है। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी शिक्षा उनके लिए उपयोगी हो सकती है, जबकि अंग्रेज जो थे इस विचारधारा का समर्थन वो इसलिए करते थे क्योंकि वे इस देश में अंग्रेजी शासन की जड़ों को जमाना चाहते थे और उनका विश्वास था कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली भारतीयों को पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित करेगी और वे पश्चिमी संस्कृति के भक्त बन जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही विचारधाराओं के समर्थक अंग्रेज विद्वानों का उद्देश्य एक ही था। दोनों ही भारत में अंग्रेजी शासन को दृढ़ करना चाहते थे और दोनों के मध्य जो अंतर था वो था केवल तथ्यों की विवेचना के संबंध में ही था। तो
प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के कारण कंपनी 20 वर्ष तक अपनी कोई शिक्षा नीति निश्चित नहीं कर सकी। ये कभी कभी पूछ देता है प्राच्य और पाश्चात्यवादी शिक्षा विवाद का मूल उद्देश्य क्या था या किस विषय पर विवाद था, प्राच्यवादी विचारधारा क्या थी, पाश्चात्यवादी विचारधारा क्या थी। तो इसको आप पढ़ करके और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। मैकाले का लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र लेकर के। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।